जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह सब कुछ नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां और लोग अचानक हमारी सोच और अपेक्षाओं के बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिससे हमें संभलने का मौका नहीं मिलता, सोचने का समय नहीं मिलता और वह हम पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसे वह दिखाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपनी चाची के साथ रहता था क्योंकि वह एक अकेली औरत थी। और जब मैं उनके पास आया तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मस्त था। मगर मेरी हमदर्दी ने मुझे वह दिन दिखाए कि मैं कहीं का भी नहीं रह गया। चाची ने मेरे साथ जो कुछ किया वह सोचकर भी मैं कांप उठता हूँ। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। मुझे चाची के पास रहते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक से मेरी हालत तेजी से खराब होने लगी। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत बहुत खराब महसूस कर रहा था। मेरा सर भी बहुत भारी था। आज भी जैसे ही सुबह उठा तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। और यह सब कुछ मेरी समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वैसे मैं बिल्कुल ठीक था। मुझे कोई चोट भी नहीं लगी थी। बस इतना पता था कि जब से यहाँ रहने के लिए आया था तब से मुझे पैरों में दर्द की बीमारी शुरू हो गई थी। मैं हिम्मत करके उठा और हाथ मुंह धोकर बाहर आंगन में निकल कर आया। चाची घर की सफाई कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आकर मेरा माथा चूमा और फिर मेरे पास पड़े सोफे की तरफ इशारा किया और बोली कि यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाची का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ के जैसा था। वह मुझसे मेरी माँ की तरह ही प्यार करती थी। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे भी सुकून हुआ और भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी चाची जिंदगी की तरफ लौट रही है और मुस्कुरा रही है। और यह सब मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से हुआ था। वह मेरे आने से पहले की तरह ही हो गई थी, वरना कुछ समय पहले होने वाले हादसे ने तो उनके चेहरे की हंसी छीन ली थी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने चाची के जीने की आस को ही खत्म कर दिया था। चाची के जवान बेटे की मौत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मेरा तो चचेरा भाई कुछ ही दिनों पहले इस दुनिया से चला गया था। उसे ना तो कोई बीमारी थी न तकलीफ, मगर जाहिर सी बात है, मौत के लिए कोई समय तय नहीं है। जिसका जब समय आता है वह भगवान के पास ले जाती है। लेकिन हम इंसानों के अंदर इतना सब्र कहाँ। हम सब्र नहीं कर पाते और जाने वाले के पीछे रो रो कर खुद को पागल कर लेते हैं। हम यही सोचते हैं कि भगवान ने जो दिया है उसे ले भी सकता है। कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों ना हो, उसे भगवान के पास लौट कर जाना ही पड़ेगा। और मेरी चाची भी अपने बेटे की मौत के गम से पागल हो गई थी, क्योंकि वह मेरी चाची का इकलौता बेटा था। चाची की तो सारी जिंदगी बेटे से शुरू होकर बेटे पर ही खत्म होती थी, क्योंकि मेरे चाचा की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। मेरे चाचा अपने पीछे बहुत सारी दौलत तो छोड़ गए थे, लेकिन मेरी चाची के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। चाचा का बेटा यानी मेरा भाई बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, मगर इसके बावजूद उसके अंदर कोई घमंड नाम का शब्द ही नहीं था। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़का था और इसीलिए उसकी मौत का हमें भी बहुत सदमा पहुंचा था। वह उन लोगों में से था जो मरते हैं तो सबकी जुबान पर सिर्फ तारीफ और अफसोस ही होता है। ऐसा नहीं था कि वह मरकर ही अपनी अहमियत जता गया था, बल्कि वह जिंदा था तब भी वह पूरे खानदान और जानने वाले उसकी बहुत तारीफ करते थे। और मेरी मम्मी से चाची के पागलों जैसी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने मुझे चाची को सौंप दिया था, ताकि चाची का दिल बहल जाएगा और चाची को थोड़ा सा सब्र आ जाएगा। इस तरह मैं पूरी तरह चाची के साथ रहने लगा था। चाची भी शुरू में तो मुझे घूरती रहती और मुझे साफ साफ महसूस होता कि वह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही, मगर फिर हर समय मुझे सामने देखकर वह धीरे धीरे संभलने लगी। मुझे अपने बेटे का सामान और कमरा भी दे दिया और खुद मेरे पास सोने लगी थी। मैं समझता था कि वह अपना बेटा खोने के बाद बहुत ज्यादा डरने लगी है, इसीलिए मेरे साथ सोती है। रात को मुझे अकेला कमरे में नहीं छोड़ती। मैं भी चाची की ममता पर खुश हो गया था और उन्हें अपने कमरे में सोने देता था। लेकिन आधी रात को जब भी मेरी आंख खुलती तो चाची मुझे जगती हुई मिलती। वह मुस्कुराती रहती। कुछ दिन तो धीरे धीरे ऐसे ही गुजर गए। नींद तो अब बहुत ही गहरी होने लगी थी कि रात को सोता तो सुबह ही उठता था, और जब मैं उठता तो मेरी टांगें बेजान सी महसूस होती।
शुरू में अपनी हालत को मैंने थकान समझ लिया था। हालांकि मैं कोई भारी भरकम काम भी नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता, मगर मेरी हालत ठीक होने की बजाय वैसे की वैसी थी और ज़्यादा खराब होने लगी थी। अब तो मेरा पूरा शरीर ही दर्द करने लगा था, मगर मैं परेशान रहने लगा। चाची को भी बताया तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि थकान हो गई होगी, आराम कर लो। घर आकर मैंने अपने घर वालों को बताया तो वे लोग मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और डॉक्टर तो चीख पड़ा, क्योंकि चाची रोजाना मेरे साथ। मेरा नाम कुणाल है, मेरी उम्र 19 साल की है और मैं एक अच्छे खाते पीते घर में पैदा हुआ था। हम 5 भाई बहन थे। मेरे पिता का अपने कपड़ों का कारोबार था, जिस आमदनी से हमारी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरे पापा सिर्फ 2 ही भाई थे। चाचा के मुकाबले मेरे पापा का बिजनेस छोटा था और हम भाई बहन भी ज्यादा थे, मगर पापा ने फिर भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। जबकि मेरे चाचा का तो एक ही बेटा था। उसने चाचा के मरने के कुछ समय पहले ही जन्म लिया था। चाचा की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई और चाचा की मौत से चाची बहुत ज्यादा टूट गई थी, लेकिन अपने बेटे को देखकर उसके अंदर जीने की आस जगी थी। चाची ने अपने बेटे को बहुत मोहब्बत से पाला था। वह मेरे कजिन के मुंह से कोई भी फरमाइश सुनती तो उसे जरूर पूरा करती, मगर हमारी जिंदगी अलग थी। हमारा खाना पीना पहनना अच्छा तो था, लेकिन पढ़ाई के खर्च और घर के दूसरे खर्च की वजह से पापा की कमाई का बड़ा हिस्सा उन खर्च में ही निकल जाता था। इसलिए हम भाई बहन अपनी इच्छाओं को सीमित रखते थे। मगर हमारे कजन की बात तो लगता था कि चाची का तो बस नहीं चलता था। पूरी जायदाद अपने बेटे के ऊपर एक बार में ही न्यौछावर कर देती। चाचा और मेरी माँ बहुत अच्छी दोस्त थी। जब चाचा जिंदा थे तब चाचा और हम सब साथ में मिलकर रहते थे, मगर चाचा की मौत के बाद चाची अपने बेटे को लेकर एक महंगे घर और बहुत ही अच्छे इलाके में रहने लगी थी। लेकिन हमारे बीच का जो प्यार संबंध था, जो रिश्ता था, वह खत्म नहीं हुआ था। हम अक्सर चाचा के घर चले जाया करते थे और मेरा कजिन भी हमारे घर चला आया करता था। वह बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था, जिसने अपने बाप की मौत के बाद मेरे पापा को ही अपना बाप समझ लिया था और मेरी माँ को भी वह माँ का ही दर्जा देता था। लेकिन कयामत तो हम पर तब टूट पड़ी जब एक रोज सुबह अचानक ही सुबह सुबह मेरे भाई के मरने की खबर मुझे मिली। हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था और हम सब लोग दंग रह गए थे, क्योंकि एक दिन पहले हम सब से मिलकर गया था और उस समय वह बिल्कुल ठीक ठाक और एकदम स्वस्थ था। फिर सुबह सुबह न जाने उसे क्या हो गया था। हमें लगता था कि वह सोते हुए मरा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हालांकि मौत के लिए किसी भी कारण का होना जरूरी तो नहीं होता। हम रोते हुए चाचा के घर पहुंच गए थे। सामने ही हमारा कजिन अपना बेजान शरीर लिए हुए गहरी नींद में सो रहा था और यह हादसा हमारे लिए कितना दर्दनाक था कि हमारा दिल फटने वाला था। ऐसा पहली बार हुआ था जब हम वहां पहुंचे और हमारा कजिन दरवाजे से हमें लेने नहीं आया था, बल्कि हमें उस तक जाना पड़ा था। चाची की जोरदार चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, जिसकी वजह से सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। चाची का सदमा और दुख तो हम सबसे बड़ा था। वह तो उसके जीने की इकलौती वजह था। हम सभी रोते हुए चाची के पास पहुंचे। तभी चाची ने रोते हुए हमें बताया कि रात को तो अच्छा खाना और पीना मेरे साथ किया था और फिर बोला कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और मैं आराम करना चाहता हूँ। चाची ने बताया कि मैंने उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया, मगर सुबह जब कॉलेज जाने के लिए चाची उसे जगाने लगी तो उसका शरीर बेजान हो चुका था। उसकी अचानक मौत ने सबको चौंका दिया था। चाची के लिए तो यह बहुत बड़ा सदमा था। वह तो लगभग पागल सी हो गई थी और जोर जोर से चीख रही थी। चाची बेहोश होकर बार बार गिर रही थी और मेरी माँ चाची को संभाल रही थी। आसपास के लोग चाची के लिए अफसोस जता रहे थे कि इतनी जमीन जायदाद और चाचा का चलता कारोबार अब किसके हवाले करेंगे, क्योंकि पति तो पहले ही मर गया था और जवान बेटा इकलौता सहारा था, वह भी छोड़कर चला गया। लोगों की इस तरह की बातों पर मेरी मम्मी को बहुत दुख हुआ। जिसका जवान बेटा छोड़कर चला गया हो, उसे अब भला दौलत और जायदाद का क्या करना।
सबसे कीमती चीज तो औलाद ही होती है। जब वह ही नहीं रही तो दौलत किस काम आएगी। चाची तो उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि उनके बेटे को किसी ने मार डाला है, और वह कभी चीखने लगती कि उसका बेटा तो जिंदा है, अपने कमरे में सो रहा है, जल्दी से उसे उठा कर लाओ, मैं भी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। हम सब जानते थे कि उसकी हालत तो अपने जवान बेटे की अचानक मौत की वजह से ऐसी हो गई है, इसलिए सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। और मेरी माँ ने जब यह देखा तो वह परेशान हो गई, क्योंकि हम सारी जिंदगी चाची के पास नहीं रह सकते थे, और चाची अपने घर में अकेले कैसे रहती। मम्मी ने चाची को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि कभी भी मेरा बेटा यहाँ वापस आ सकता है। चाची की ऐसी बातें सुनकर तो उन्हें अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। फिर तय हुआ कि हम में से किसी एक को चाची के पास रुक जाना चाहिए, ताकि वह अकेली ना रहे और जो कोई उनका ख्याल रख सके। मेरी बहनों को भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, और बड़ा भाई चाची के साथ रहने को तैयार नहीं था, इसलिए घर वालों ने मुझे ही चाची के पास छोड़ दिया और मुझे समझा कर चले गए। शुरू में चाची का रवैया वैसा का वैसा था। वह उठते बैठते पागलों जैसी हरकतें करती थी, कभी कभी चीखने लगती तो कभी बड़बड़ाने लगती। मैं सामने होता तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से घूरने लगती। अपने बेटे की जगह मेरा होना शायद उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था, और मैं भी चाची के घूरने से डर जाता था, मगर खुद को समझाता कि चाची भी इस समय बहुत ज्यादा दुखी है, उन्हें किसी सहारे की जरूरत है। यही सोचकर मैं सब्र कर लेता। मुझे उनकी परवाह भी थी। मैं चाहता था कि किसी तरह से चाची नॉर्मल हो जाए, उनकी तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाए, तो फिर मैं अपने घर चले जाऊंगा। इसलिए मैं चाची के हर बुरे रवैये को सहन कर रहा था और उन्हें हर तन्हाई में मनाने की कोशिश करता रहता। चाची भी अब कुछ बदलने लगी थी। अब वह मुझे आंखों में चमक लिए देखती रहती थी। ऐसे लगता कि जैसे मुझे देखकर वह कितना खुश हो जाती है। एक दिन वह मुझे पकड़कर अपने बेटे के कमरे में ले गई और उसका सारा कीमती सामान उठा उठा कर मुझे देने लगी। चाची के अंदर आए इतने बड़े बदलाव पर मैं हैरान था, मगर खुश भी था कि चलो मैंने चाची को दुख की दरिया से निकाल लिया है। धीरे धीरे चाची नॉर्मल हो रही थी और जिंदगी की तरफ लौट रही थी। वह मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाती और मुझे अपने पास बैठा कर खिलाती थी। ज्यादातर समय वह मेरे आसपास रहने लगी थी, बहाने बहाने से मेरे सारे काम करती। मैं भी खुश था कि चलो धीरे धीरे अब चाची ठीक हो रही है। लेकिन अगर मैं रात को जागता तो चाची मुझे जागती हुई मिलती, इसलिए मुझे चाची की चिंता अभी भी लगी रहती थी। मुझे लगता कि शायद अभी वह अपने बेटे को भूल नहीं पाई है और उसकी याद में रात को जागती रहती है। लेकिन फिर भी चाची मेरे कमरे में मेरे पास ही सोती थी, और कुछ दिन बाद मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी होती चली गई। अब मैं रात को सोता तो सुबह ही मेरी आँख खुलती थी, वह भी मैं चाची के जगाने पर ही उठता था। लेकिन मैंने शुरू में इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे यही लगता था कि दिन भर की थकान की वजह से शायद मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मेरी सेहत भी गिरने लगी थी। मैं सुबह तक गहरी नींद में सोने लगा और मेरी टांगें बेजान सी हो रही थी। अब तो धीरे धीरे मेरे चेहरे की चमक भी खत्म होने लगी थी। आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे थे। मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। हालांकि मेरी चाची मुझे अच्छा खाना दे रही थी। सोने से पहले एक गिलास दूध भी देती थी। सुबह दूध, ब्रेड, मक्खन, पता नहीं नाश्ते की टेबल पर क्या क्या मौजूद रहता था। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी अपनी चाची के घर में अपने घर से ज्यादा ऐश में गुजर रही थी, मगर फिर भी मैं कमजोर होता जा रहा था। यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने यह परेशानी अपनी चाची को बताई कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और कमजोरी भी कुछ ज्यादा हो रही है। मेरी बात पर चाची ने मुझे गौर से देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम दोस्तों के पास चले जाते हो तो खेलने कूदने में थकान हो जाती होगी, आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं चाची की बात सुनकर चुप हो गया, मगर मैं कोई लापरवाह नहीं था जो अपनी हालत को ऐसे इग्नोर कर देता। नया नया जवान हो रहा था, खेलने कूदने से मुझे इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने चाची से ज्यादा बहस नहीं की और अपने कमरे में आराम करने चला गया। और अब तो मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना भी छोड़ दिया था।
अब मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैं चाची का ख्याल रखने की बजाय उन पर बोझ बनता जा रहा हूँ, मगर मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। कभी कभी मैं कॉलेज जाता तो मेरे दोस्त मुझे हैरत से देखते और कहते कि इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो। अब तो मेरी टीचर ने भी महसूस कर लिया था और मुझे सलाह दी कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। चाची ने तो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था और एक दिन मजबूर होकर मैं अपने घर चला गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। मेरे पापा मुझे इस समय डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी हालत देखी तो वह भी मुझे देखकर चौंक गया। उसने मेरा चेकअप किया और वह भी हैरान रह गया और मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है। पापा और मैं ऐसे सवालों पर हैरान थे। मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं अपनी चाची के साथ रहता हूँ और घर में मेरी चाची के अलावा कोई नहीं होता। डॉक्टर मेरी इस बात पर हैरान था और मेरी हालत की वजह मेरे पापा को बताई तो मुझे और पापा को बहुत तेज झटका लगा। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बैठा रह गया। हम दोनों पापा बेटे सर झुकाए घर पहुंचे तो घर वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे और पूछने लगे कि डॉक्टर ने क्या कहा। पापा शायद गुस्से में थे तो वह बोले कि वह औरत दिमागी मरीज है और बहुत ही बेशरम है। पापा तो यह भी बोल गए कि चाची ने अपना बेटा खुद मारा है। मेरी माँ हैरान रह गई। पापा को समझाने की कोशिश करने लगी कि भला ऐसा वह क्यों करेगी, अपने बेटे की जान कोई क्यों लेगा, वह उसे कितना प्यार से पाल रही थी। माँ की बात पर पापा भड़क उठे और उल्टी मेरी माँ से लड़ने लगे। औलाद, हमारे पास कोई फालतू नहीं है जो तुम उस औरत का दिल बहलाने के लिए मेरा बेटा उसे दे आई थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे बेटे के साथ वह क्या कर रही थी। पापा की बात सुनकर मम्मी भी चौंक गई। मुझे दुख हो रहा था कि मैं उस औरत को अपनी माँ समझता था और वह मेरे साथ क्या करती रही। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई थी और मैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहा था। तब मुझे पता चला कि क्यों मैं रात को गहरी नींद में सोने चला जाता था और चाची क्यों मुझे रोजाना सोने से पहले एक गिलास दूध देना कभी नहीं बोलती थी। पापा ने मेरी मम्मी को बताया तो वह सदमे से एक तरफ बैठ गई। अगर मैं घर जाकर किसी को ना बताता तो यकीनन एक दिन इसी खामोशी से दुनिया से चला जाता और मेरे माँ बाप को तो मेरे मरने की वजह भी पता नहीं चल पाती। मेरी माँ मेरी हालत देखकर रो रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नासमझ थी जो उस औरत को समझ नहीं पाई और तुम्हें उसके हवाले कर दिया। मैं जानता था कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मैं अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं था, बल्कि वह तो वाकई चाची के ख्याल से मुझे वहाँ छोड़ आई थी। मेरी माँ का दिल तो बिल्कुल साफ था। मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ही रख लिया। फिर एक दिन मैं, पापा और मेरी माँ मेरा सामान लेने चाची के घर पहुँच गए। पापा ने चाची से लड़ाई की और उन्हें बुरा भला कहा कि वह अपना जवान बेटा उनके हवाले कर गए थे और उन्होंने इसका क्या सिला दिया। इस पर चाची ने जो बात की उसे सुनकर तो मेरे माँ बाप की बोलती बंद हो गई। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चाची गुस्से से चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी हमदर्दी नहीं बल्कि मेरी दौलत जायदाद के लालच में अपना बेटा मुझे सौंपा था। तुम लोगों ने मेरे बेटे को भी अपने साथ मिला लिया था। वह हमेशा तुम लोगों के गुणगान करता था। तुम लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे करके तो मेरी सारी दौलत हथिया लेंगे। वह न जाने क्या क्या बोलती जा रही थी। तभी हमें पता चला कि चाची के दिल में हमारे लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। चाची को लग रहा था कि हम दौलत जायदाद के चक्कर में उनके बेटे से इतना प्यार कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मेरी चाची मेरी माँ से चीखते हुए बोली कि मेरे बेटे पर डोरे डाल रखे थे। तुम अपनी बहन की बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहती थी, जिससे कि मेरे बेटे को मुझसे छीन सको और सारी दौलत हथियार सको। उस दिन भी मेरा बेटा मेरे पास यही कहने आया था कि मैं ताई जी की बहन की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं फौरन समझ गई कि यह सब पट्टी तुम्हारी पढ़ाई हुई है। मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने अपने बेटे की सारी इच्छाएं पूरी की थी, लेकिन मैं यह इच्छा हरगिज पूरी नहीं कर सकती थी। मेरा बेटा मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरी सारी बातें मानता था। जब मैंने उसे शादी के लिए मना किया तो वह मेरी बात मान तो गया, लेकिन बिल्कुल खामोश हो गया और उस रात अपने कमरे में चला गया और सुबह अपने कमरे से बेजान शरीर के साथ मिला। मेरे बेटे की यह मौत हादसा नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने ही मेरे बेटे के साथ कुछ गलत किया था।
चाची की घटिया सोच पर हम सब लोग कांप रहे थे और मेरी माँ ने जब मुझे उस घर में छोड़ा था तो मेरी चाची को और भी ज्यादा विश्वास हो गया था कि हम सच में उसकी दौलत हथियाना चाहते हैं और इसीलिए उसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए मेरे साथ यह हरकत की थी। फिर मेरे पापा ने गुस्से में कहा कि हमें तुम्हारी दौलत का कोई लालच नहीं है। जो मरा वह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरे भाई की भी आखिरी निशानी थी। पापा ने कहा कि हमें ऐसी दौलत पर लानत है जिसके लिए हमें किसी मासूम की जान देनी पड़े। पापा और मम्मी सारा सामान लेकर घर लौट आए और चाची को अकेला छोड़ आए थे। अब पूरा घर मेरा ख्याल रखता था। सबको मेरी मौत का डर था, इसलिए सब मेरा ध्यान रखते थे और मुझे डॉक्टर के कहे अनुसार दवाइयाँ टाइम पर दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, लेकिन अभी भी मुझे चाची का ख्याल आता। मुझे उनका वह छुप छुप कर रोना याद आता कि कैसे वह अपने बेटे के गम में छुप छुप कर रोया करती थी। मैं अपनी माँ को समझाने लगा था। उसके साथ रहने से मुझे उससे लगाव हो गया था। मैं जैसे ही ठीक हुआ अपनी चाची के पास फिर से पहुंच गया। चाची मुझे देखकर नजरें छुपाने लगी। वह बहुत ही कमजोर और बीमार रहने लगी थी। मैंने उनका हाथ थामकर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। मैंने चाची से कहा कि अब आप अपनी सारी दौलत जायदाद गरीबों में बांट दें और गरीबों के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा दें जिससे गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। हो सकता है ऐसा करने से आपकी बेटे की आत्मा को शांति मिले और आपके दिल को भी चैन मिलेगा। मुझे आपसे कोई जायदाद दौलत नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर चाची रो पड़ी और मुझसे माफी मांगने लगी। उन्हें अपने किए पर अब पछतावा हो रहा था और मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मुझे देने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया और फिर चाची ने अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और अपने बेटे के नाम से एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। अब चाची हमारे साथ ही रहती थी। उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देने लगी थी, जिसे देखकर मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता था। मेरे घर वालों ने भी चाची को माफ कर दिया और हम सब लोग मिलकर रहने लगे थे।